हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे यूट्यूब चैनल्स में से एक O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। यार बच्चों, आज इस सीरीज में हम लोग क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं द चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए बात करते हैं इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर कहाँ कहाँ लिंक करता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आप लोगों ने क्लास 10th में 11th के अंदर पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी क्या है, बेसिकली किसी एक मॉलिक्यूल का बेसिकली इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब क्लास 11th के अंदर बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने देखा है नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने देखा उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक करती हैं। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ हद तक लिंक करता है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर इसके बारे में आके कोई लिविंग मैटर लेते हैं, मैटर उसका हम लोग मोर्टार पेस्टल में क्या करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, उसकी स्लरी बनती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। कुछ रिटेंटेड होता है, कुछ फिल्ट्रेट होता है, वहीं से बस कहानी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, कुछ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कुछ सॉल्युबल फ्रैक्शन एसिड का, कुछ को जो सॉल्युबल हो जाता है दैट इज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो नहीं हो पाता दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उन्हीं से नाम से आगे चैप्टर का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है ऐसे। तो आओ ये यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा उन सब चीज़ों के बारे में, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग बात करेंगे हम किन किन चीज़ों को समझ पाएंगे ऐसे। और मेरा फोकस रहेगा आपको मैक्सिमम टू द पॉइंट एनसीईआरटी पर रखने का, जो चीज़ें हमें वहाँ से काम आने वाली हैं ऐसा। तो चैप्टर अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे चैप्टर में। तो बेसिकली एक तो हम लोग देखेंगे चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है ऐसा। दूसरा, उसी चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे डाटा दे रखा है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, इवन नीट के एग्जाम के हिसाब से। आप मान के चलो कि हर दूसरे साल डाटा एग्जैक्टली क्लियर आता है, बिल्कुल उठ करके बढ़िया। ठीक है, और क्या है वहां पर कुछ किस तरह का क्वेश्चन वहां पर फॉर्म हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, मैं स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी की उस फर्स्ट लाइन से, बिल्कुल जहां से वो बताती है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है इस चैप्टर के अंदर में, एनसीईआरटी बोलती है एकदम क्लियर कट, उसने लिखा है कि आपने पढ़ा है पिछला वाला चैप्टर, इससे पहले चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो हमें देखने को मिलता है कहाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में वो कैसे कहता है कि आपने पढ़ा है पीछे वाला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है जी, बिल्कुल हमने वो चैप्टर पढ़ा है। उस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है, उस चैप्टर से हमको ये नॉलेज मिलती है कि एक तो बात मिलता है किसका, हमने सीखा द इनहेरिटेंस का पैटर्न, किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है उसका पैटर्न क्या है, एक बात ये हमने सीखा कहाँ, लास्ट चैप्टर से। दूसरी बात हमने वहां से क्या सीखा, जेनेटिक्स, जेनेटिक का बेसिस किसका, ऐसे पैटर्न्स का, इनका पैटर्न का हम लोग बेसिस कहां से सीखा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से हमने सीखा। ये दो बातें अपने लास्ट चैप्टर से सीखा। तो ये चैप्टर कैसे हेल्प करेगा, ये चैप्टर आपको ऐसे हेल्प करेगा। होता क्या है कि जब मेंडल अपना काम कर रहा था उसके अगले 100 सालों तक भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई एक्चुअली में जेनेटिक बेसिकली देखा जाए तो वो मटेरियल है क्या, जो इन सब चीजों को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ऐसा। तो बात क्या आता है, एट द टाइम ऑफ मेंडल के टाइम पर ये बात आती है, एनसीईआरटी का लाइन है द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, उन सब के बारे में, उन सभी फैक्टर्स के बारे में जो रेगुलेट कर रहे हैं किसको, पैटर्न को। किसका पैटर्न, इनहेरिटेंस का पैटर्न। इस पैटर्न के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, अभी भी क्लियर नहीं है। कब तक, इवन 100 साल बीत चुके हैं तब तक। तो फिर एक ऐसा आइडिया लगता है, पता चलता है कि वो अल्टीमेटली क्या है बेटा, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो एक बात यहां से निकल के आती है, वो पॉइंट क्या बनता है आप लोगों का, वो बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यहीं से इन चीजों को उठाएंगे और यहीं से बात करते हुए चलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपका 2 टाइप का है देखने को जो मिलता है। जो फर्स्ट वन है दैट इज आपका डीएनए। अभी क्या है इसका फुल फॉर्म मैं बात करूंगा आप लोगों से अभी। और जो सेकंड है वो क्या है आप लोगों का आरएनए। क्या है बेटा, आरएनए। तो अब जरा देखेंगे कि कौन चीज कहां है, कैसे है, क्या इसके बारे में बात की जा सकती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलें हम लोग आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहां से देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे किसका, न्यूक्लिक एसिड का। किसका बेटा, न्यूक्लिक एसिड का। आ जाओ, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का, तो यहां से वही दो बातें लेते हैं, हेडिंग हम लोग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड वही हमें देखने को मिलता है, एक को हम लोग नाम दे रहे हैं दैट इज डीएनए,
जिसका फुल फॉर्म बनने वाला है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली इस जेनेटिक मटेरियल का जो नेचर देखा गया था वो क्या था, वो था आपका एसिडिक नेचर। ठीक है, चलो जब इसको डिस्कवर किया था किसने, फ्रेडरिक मिस्टर साहब ने, बात करेंगे अब उसके बारे में भी। सेकंड वन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहां से वो है आपका आरएनए। आरएनए इसको हम लोग सिंपली नाम देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो हमें यहां से पता चलता है इनके नेम के बारे में। अल्टीमेटली ये क्या है, ये हैं आपके दो जेनेटिक मटेरियल। क्या है, दो जेनेटिक मटेरियल। किसकी प्रेजेंस कहां देखने को मिलती है, कहां कहां पर है, कितने कितने पॉइंट्स इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में कंपैरेटिवली हम लोग एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं, वो सारा का सारा पॉइंट यहां क्वेश्चंस बनता है, एग्जाम का फॉर्मेट बनता है, इवन बोर्ड में, इवन नीट में। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो मैं क्या लेता हूं, मैं यहीं से सेकंड पॉइंट आपका उठाता हूं और मैं चलता हूं सीधा इनके कंपेयर पर। कहां चलता हूं, कंपेयर पर। तो मेरे पास दो जेनेटिक मटेरियल है, द फर्स्ट वन दैट इज डीएनए एंड द सेकंड वन दैट इज आरएनए। तो डीएनए के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है इसका स्ट्रैंड। क्या आता है बेटा, इसका स्ट्रैंड। अगर मैं डीएनए के बारे में बात करता हूं तो डीएनए जो होता है मेरे पास वो होता है प्यारे बच्चे आपका डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड। एक बात तो आपका ये आता है, इसके पास कितना स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है। वेयरएज आरएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंड। कितना स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। चलो एक पॉइंट आ रहा है, कंपैरेटिव देखते चलेंगे और समझेंगे। ऐसा बात करते हैं कि जब इस डीएनए की बात करते हैं हम लोग पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो बात आती है इसकी शुगर की। किसकी बात आती है, शुगर की। तो इसमें जो शुगर देखने को मिलेगी उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, जबकि यहां से बात करेंगे ओनली आरएनए में बात मिलता है हमको राइबोज शुगर। क्या मिलता है बेटा, राइबोज शुगर। ये दो पॉइंट मेरे को यहां से मिलते हैं शुगर में कंपैरेटिव करते हैं। तो अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा कि क्या है डीऑक्सीराइबोज का मीनिंग और क्या है राइबोज का मीनिंग। क्या पता चलेगा हमें, इन चीजों से पता चलेगा एग्जैक्टली स्ट्रक्चरली हम लोग वहां से डिफरेंस कर पाएंगे और अपने को बड़ा फायदा होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आके बड़ा हेल्प करता है यहां से क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं यहां पर बेस। क्या बात करते हैं बेटा, बेस। अगर मैं बात करता हूं बेस डीएनए के केस में तो मेरे पास होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। मेरे पास ये चार बेस होते हैं। जब मैं आरएनए की बात करता हूं तो मेरे पास एडेनिन, थाइमिन के प्लेस पर आता है यूरासिल, यहां आता है गुआनिन और फाइनली क्या आता है बेटा, साइटोसिन। यानी कि एटीजीसी का सीक्वेंस यहां रहता है, एयूजीसी का सीक्वेंस आरएनए में चलता है। ऐसा नेक्स्ट मेरे पास आता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है और कहां पर ये आपको ऐसा इसके बारे में चीजें देखने को मिलेगा। तो ये कहां है, ये हमें देखने को मिलता है ऑल लिविंग सेल्स के अंदर। ऑल लिविंग सेल्स में बोले सर हम बात करते हैं इन जनरल एनिमल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इन जनरल बात करते हैं एनिमल्स का। ठीक है जी, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी यही है। आ जाओ आगे पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट, पॉइंट आएगा बेटा यहां से कि आपका अगर ये आपको यहां देखने को मिलता है तो फिर ये कहां देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिलता है एक तो क्यूबी फेज, एक तो क्यूबी फेज आपका है क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर, एक बात। दूसरा टोबैको मोज़ेइक वायरस के अंदर। ये है इसकी लोकेशन। क्या है इसकी लोकेशन, मतलब जहां पर ये जनरल हमें देखने को मिलता है। जबकि सेल के अंदर ये कहां है, कैसे देखने को मिलता है, तो सेल के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, मान लीजिए कि ये है कोई सेल है, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में ये होगा बेटा कि ये रहा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके, और बेटा जी ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक बात,
इसको लोकेशन की बात करता हूं, ये कहां कहां है। एक तो हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस में, ठीक है जी। और न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। दूसरा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है, क्या है? ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स में कहां पर? ऑर्गेनेल्स में भी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनेल्स कौन सा है? ये कई सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। एक और हमें देखने को मिलता है यहां पर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है कौन? डीएनए। स्पेशल पॉइंट बनता है यहां से। जबकि यहां पर बात करते हैं, ये जो है आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो आरएनए है ना, ये आरएनए की बात ऐसी है, ये न्यूक्लियस में होता है लेकिन आ जाता है कहां पर? ये आ जाता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। फिर वहां पर भी इसकी बात करते हैं तो आरएनए जो है ये आपका आरएनए है, ये सेल के न्यूक्लियस में क्या है बेटा? डीएनए है। तो फिर वहां पर भी अपनी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? कि जो अपना आरएनए है ना, वो आरएनए जो हमें यहां देखने को मिलता है वो स्पेशली 3 टाइप का देखने को मिलता है। कौन कौन सा आरएनए है वो? चलो उसकी बात करते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट वन, पहला आरएनए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम लोग नाम देते हैं प्यारे बच्चे टीआरएनए 1। इसी को हम लोग बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। मैं इसको नाम लिख देता हूं, क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडाप्टर मॉलिक्यूल के नाम से ऐसा। दूसरा वाला ये बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एमआरएनए है, तब इसको नाम दिया जाता है एमआरएनए। इसको हम लोग नाम देते हैं एमआरएनए। और ये मैसेज इज ट्रेवलिंग, मैसेज को भेजने का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में मेनली ये रोल प्ले करता है। तीसरा आपको दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, तब इसको बोल रहे हैं आरआरएनए। क्या बोल रहे हैं बेटा? आरआरएनए। तो ये 3 टाइप का आरएनए हमें देखने को मिलता है कहां? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इन जनरल हमें ये देखने को मिलता है वहां पर ऐसा। अब यहां से जो पॉइंट निकल के आता है, एक कंपेरेटिव आपका क्वेश्चन कंप्लीट बन गया, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस तैयार हो गया आपका यहां से ऐसा। जेनेटिक मटेरियल दोनों के दोनों ही, कौन सी क्या प्रॉपर्टी किसी देखने को मिलती है ऐसा। अगला पॉइंट हम जो यहां से देखेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये एनसीईआरटी का डाटा है, बहुत बेहतरीन डाटा है। कंफ्यूजन थोड़ा सा पैदा होता है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बेस पेयर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बेस पेयर्स के बारे में। तो कुछ बेस पेयर्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है डाटा की फॉर्म में। तो सबसे पहला डाटा दे रखा है बेटा ह्यूमन में। किसमें बेटा? ह्यूमन में। अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के बारे में, किसके बारे में बेटा? ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के बारे में ऐसा, ठीक है। तो चलो, ह्यूमन की जो डिप्लॉयड सेल है वहां पर कंटेंट नहीं पता, लेकिन हैप्लॉयड में तो पता है ना। हैप्लॉयड में कंटेंट होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर आपको ये पता है तो उसका, ये हैप्लॉयड का कंटेंट है, डिप्लॉयड का निकालना, इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये आ गया आपके पास डिप्लॉयड का। तो ह्यूमन के बारे में ध्यान रखेंगे, है ना। हैप्लॉयड सेट को क्या बोलते हैं? एक तरीके से अपना बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। दूसरा एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशन्ड है, कौन है? ई कोलाई। कौन है बेटा? ई कोलाई। इसके पास कितना बेस पेयर होता है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। याद रखना पड़ेगा, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। कैसे? 4.6 में 6, उसी की पावर दे दी 6, है ना। चलो जी, अगला लेते हैं 3 3 9, 10⁹ ओके। चलो अगला लेते हैं नेक्स्ट वन, लैम्बडा फेज। ये कौन है? ये भी है कौन? वायरस। कौन है? वायरस। इस लैम्बडा फेज, बैक्टीरिया फेज लैम्बडा में, वायरस में कितना देखने को मिलता है? ये है आपका 48, इसमें ये 2 जोड़ा तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 48502। इसके अंदर टोटल बेस पेयर देखने को मिलता है कितना? 48502 बेस पेयर। और ये कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका डबल स्टैंडर्ड। जबकि एक और एग्जांपल मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, वो है 5174। 5174 के अंदर हम जो डाटे की बात करते हैं वो कितना है? वो है आपका 5386। कितना है बेटा? 5386। ऐसा बोलते हैं, 5 और 3 टोटल हो जाएगा 8, और ये बन जाएगा आपका 86।
5386 ऐसा इतना न्यूक्लियोटाइड हमें वहां देखने को मिलता है न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं ये 5 × 174 ये क्या है। इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है डीएनए का स्ट्रैंड बेस पेयर में, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। इन सब के बारे में एक कॉमन पॉइंट क्या निकल के आता है वो हम लोग देखेंगे अपने इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमें हेल्प करते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो यहां पर क्या कहा है कि देखो ऐसा कहा गया है कि जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलो चारगाफ रूल ऑन एन एवरेज। जनरली चारगाफ रूल को फॉलो कौन करते हैं? जिनके पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिनके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सभी के सभी चारगाफ रूल को क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं। इट मींस एडानिन बराबर होता है बेटा थायमीन और गुआनिन इक्वल टू क्या होता है? साइटोसिन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एडानिन अपॉन थायमीन बोले सर नो इक्वल टू गुआनिन अपॉन साइटोसिन इक्वल टू कितना होता है आपका? एक बात इसको दिखा देंगे और ये बन जाएगा बेटा जी आपका 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? आपका 1 बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा ऐसा। जबकि इतनी बात ठीक है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए फॉलो होता है, लेकिन यहां के लिए बात क्या है? ये नहीं फॉलो करता, नॉट फॉलो। किसको फॉलो नहीं करता? चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता है। चारगाफ ने बताया कि जितना उसके पास एडानिन होगा मतलब प्यूरिन होगा उतना ही होगा पायरिमिडीन। क्या होगा? उतना ही होगा पायरिमिडीन। लेकिन ये उसको फॉलो नहीं करता। बोले सर नो? क्लियर है जी? चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। किसकी देखेंगे? न्यूक्लिक एसिड की। तो इसकी स्ट्रक्चर में यहां से ड्रॉ करने जाऊंगा जरा ऐसे। ये मान लो मैंने ड्रॉ किया कोई सेल। क्या ड्रॉ किया बेटा? कोई सेल। फिर वही बात सेल के अंदर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं आपका न्यूक्लियस। क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं? न्यूक्लियस। मैंने थोड़ा सा वहां आपको हिंट दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। वो क्या है बेटा? वो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और देखो ये है नाम सेल के न्यूक्लियस में, ये तो है आपका डीएनए। जबकि जो दूसरा वाला है बेटा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम दे रहे हैं बेटा आरएनए। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? आरएनए। अब आरएनए का मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ इसका टाइप देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? टाइप। तो आरएनए का जितना भी टाइप देखने को मिलता है बेसिकली आरएनए कितने टाइप का मिलता है? आरएनए का जो टाइप है ना वो टाइप हमें देखने को मिलता है कितना? 3। पहला वाला जिसे हम लोग बोलते हैं ये मॉलिक्यूल ऐसा 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 और ऐसा। अब मैं वहां नाम लिखा था इसका, मैंने बताया था इसी को बोलते हैं टी आरएनए। मीन्स इसी को बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से लेते हैं और ये इस फॉर्मेट में बनता है। इसके ऊपरले पोर्शन पर स्मॉल छोटा यूनिट राइबोसोम का और नीचे बड़ा यूनिट राइबोसोम का। तब इसको नाम दिया जाता है एम आरएनए और ये रोल करवाता है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाता है ये ऐसा। और जो थर्ड वन है आपका इसकी यूनिट ये इसको मिलाया, इसको हम लोगों ने बोल दिया आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये इतने टाइप का आरएनए हमको यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है इसके बारे में। तुम मुझे बताओ जरा कि इसकी लोकेशन क्या देखने को मिल रही है आपको। तो अगर आप डीएनए की बात करेंगे तो जो आपको डीएनए देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है बेटा? सेल के न्यूक्लियस में। तो ये तो हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस में। कौन बेटा जी? डीएनए। जबकि मैं बात करता हूं अब आरएनए की, तो आरएनए हमें कहां देखने को मिलेगा? आरएनए हमें देखने को मिलेगा बेटा एक पॉइंट तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, और बेटा न्यूक्लियस के बाद ये बाहर आ जाता है कहां? साइटोप्लाज्म में। कहां पर आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिलेगा। तो डीएनए हमें कहां देखने को मिलता है? ओनली एंड ओनली इन न्यूक्लियस। ठीक है। जबकि आरएनए की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे आरएनए हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में, इवन वो बाद में बनने के बाद कहां जाता है? बाहर। कहां? साइटोप्लाज्म में। तो उसकी 2 लोकेशन हमको वहां देखने को मिलेंगी ऐसा।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये तैयार होता है, इसकी लोकेशन क्या है बेटा, इसका लोकेशन, ठीक है ना। और ऑन एवरेज न्यूक्लियस में जहां देखने को मिलता है वो मिलता है हमें यूकेरियोट्स के अंदर। यहां से अगला पॉइंट लेते हैं इसका। अब जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या है, वो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड वर्ड आता है वो आता है किसी न्यूक्लियोटाइड से। ये है क्या, कैसे इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे। आ जाओ जरा, हम इसको समझते हैं एक चेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एक चेन की हेल्प से। मैं एक चेन ड्रॉ करता हूं, ऐसा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम बनाएंगे, ये मैं क्या बनाने जा रहा हूं इसको जरा हम लोग देखेंगे एक बार, है ना, और समझेंगे। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या ड्रॉ हो रहा है, इसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ऐसा तो बच्चे ये जो है इसे हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एक्चुअली ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो फिर ये भी क्या है, ये भी है न्यूक्लियोटाइड। ओके ठीक है। ये जो चेन है ना, इस चेन का नाम हम लोग क्या देंगे, इसके चेन को नाम बोलते हैं, पूरी चेन को बोलते हैं पॉली। इस चेन को बोलेंगे पॉली, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। चलो ये बात तो समझ में आती है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, इसकी चेन को नाम दे दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर एक बात समझ में नहीं आई, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसको बोलते हैं फॉस्फो, नाम पूरा लिखना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा, है ना। फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड, इसको नाम देते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड्स को जो आपस में जोड़ने का काम करता है वो बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड है। अब एक बात समझनी है यहां से कि ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड, इसको थोड़ा फिर से थोड़ा जूम मोड पे लेके आते हैं, ऐसा और ऐसा। मान लो ये डायग्राम आपको दिखा दिया यहां से ऐसे, ये क्या है, ये है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में ये है आपका, ये नाम हमने ले दिया इसका, ये है न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड में हमें देखने को मिलती है तीन चीजें। कितनी चीजें, तीन चीजें, है ना। तो पहला तो आता है आपका, एक आता है इसमें होता है शुगर। क्या होता है बेटा, शुगर। और वो जो शुगर होता है वो शुगर होता है 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, ये शुगर होता है 5 कार्बन का शुगर होता है। 5 कार्बन का शुगर है तो उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। एक बात, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे ये भी होते हैं 2 टाइप के। कितना टाइप के, 2 टाइप के। इनके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। और एक फाइनली हमें यहां से देखने को मिलता है, दैट इज फॉस्फेट। क्या है बेटा, ये हमें देखने को मिलता है यहां से, ये क्या है, फॉस्फेट, या ऐसे लिख दो फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट देखने को मिलता है या फॉस्फेट ग्रुप किसके अंदर, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें मिलकर के क्या नाम बताती है, 1 2 3। 3 से नाम आता है टी से मतलब टाइड। टाइड में कितनी चीजें, 3। कितनी चीजें, 3 चीजें होती हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां से जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला पॉइंट, कि बताओ आप हमको ये बताओ कि बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये बनी हुई है आपकी चेन, ये बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, इसको बोल दिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक बन गई चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उस चेन में जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है वो बॉन्ड कौन सा है, तब इस बॉन्ड का नाम जो यहां पर आता है वो है फॉस्फोडाईस्टर
डाई ईस्टर लिंकेज या बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमें देखने को मिलता है कहाँ, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। क्लियर है बच्चे? ओके, अगली आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, और इसमें एनसीईआरटी में प्रॉपरली ये भी मेंशन है कि जो फॉस्फोडाइस्टर होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है बेटा 3 to 5। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? 3 to 5 इसकी होती है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये बॉन्ड बनता है हमेशा। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी शुगर। कौन है बेटा? वो है आपकी शुगर। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि हमें यहाँ पर डीएनए देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है आरएनए। तो वो जो शुगर है, उस शुगर का डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने, आप देखना जरा। ये होती है पेंटोज शुगर। कितनी शुगर होती है? पेंटोज बोली तो 5 कार्बन की शुगर। ठीक है जी, ऐसा और ऐसा, ये 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की शुगर में यहां पर फर्स्ट, यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक और लगा होता है यहां पर कार्बन। क्या लगा होता है बेटा? कार्बन। मैं इस पेन से लगाता हूं यहां पर, ये लगा होता है CH2OH। ठीक है जी, ये यहां पर लगा होता है इस तरीके से। ये है इसका 5वां कार्बन। कौन से नंबर का कार्बन है बेटा? ये 5वें नंबर का कार्बन है। ठीक है जी, तो एक तो बन गई शुगर। अब हम ये एक शुगर है, ऐसा ही एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं जरा फिर से, है ना। सेम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, सेम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखेंगे। एक मिनट, चलो इसको हटा दें, ये नहीं होगा तो मैं वैसे ही सीधे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर से लेते हैं ये वाला, ये वाला, यस, और बेटा ऐसे। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो यहाँ से ड्रॉ किया ऐसे। फिर से अगेन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, और यहां पर लगा होता है इसमें क्या? वही CH2OH। ऐसा, ये कार्बन कौन सा है बेटा? ये है कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं हम लोग, एक बात आती है राइबोज की और एक बात आती है डीऑक्सीराइबोज की। ये जो दूसरे नंबर का जो कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे नंबर के कार्बन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर लगा होता है OH, यहां पर लगा है सेकंड कार्बन पर OH, और दूसरे कार्बन अगर सिर्फ क्या लगा है बेटा? H। क्या लगा है बेटा? H। तो मैं आपको बता दूं, जब सेकंड कार्बन पर OH लगा होता है तब उस शुगर का नाम हम लोग देते हैं, ये शुगर है। ये कौन सी शुगर है बेटा? तब इस शुगर को बोलते हैं राइबोज, राइबोज शुगर। यानी कि ये आरएनए में बनती है ऐसा। और जब सिर्फ OH के प्लेस पर क्या लगा होता है? H लगा होता है, तब इस शुगर को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी। चला गया यहां से O, डीऑक्सी राइबोज शुगर, तब इसको नाम देते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये पहला पॉइंट होता है हम लोगों का, किसका है बेटा? ये पहला पॉइंट है हम लोगों का शुगर का। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है, सेकंड कार्बन इज द इंपॉर्टेंट। सेकंड कार्बन पर OH है तो राइबोज शुगर, सेकंड कार्बन पर OH नहीं है तो कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये शुगर हमें देखने को मिलता है किसमें बेटा? डीएनए में। किसमें देखने को मिलता है? डीएनए में। और ये देखने को मिलता है किसमें बेटा? आरएनए में। एक तो हो गया आपका शुगर। चलो दूसरी बात हम लोग यहां से करेंगे, और दूसरी बात की जो करेंगे ना वो है आपका, यहां से लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब लेंगे हम लोग नाइट्रोजन बेस। क्या लेंगे बेटा? अगला पॉइंट हम लोग लेंगे नाइट्रोजन बेस। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये हमें देखने को मिलता है अल्टीमेटली 2 टाइप का। कितने टाइप का बेटा? 2 टाइप का।
ठीक है। और 2 टाइप का कैसे, ऐसे और ऐसे। ये होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, ओके, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पायरिमिडीन। एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरिमिडीन। तो पता है क्या होता है, नाम देख के लगता है प्यूरिन छोटा है, अगर इसकी रिंग में कुछ भी बात आएगी इसके नाम के बारे में, इसकी पहचान के बारे में, तो नाम छोटा है, नाम छोटा है मतलब स्ट्रक्चर भी छोटा होगा, ऐसा माना जा सकता है। पायरिमिडीन नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, नाम होता उल्टा। तो हम क्या मानेंगे, ये जो होता है बेटा, ये होता है 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्स का रिंग होता है बेटा ये ऐसा। और ये वाला जो रिंग होता है बेटा, ये होता है 6th मेंबर, 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स रिंग। तो इसमें 9 मेंबर कैसे कैसे 2 रिंग बने होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, N, यहां आपका C, वंस मोर आपका C, यस 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 यस। इसके बाद एक पोजीशन बनती है, आप ध्यान देना, यहां पर आपका बनता है N, यहां पर भी आपका क्या बनता है N, एंड फाइनली यहां पर क्या बनता है आपका C। इसकी नंबरिंग की बात करता हूं तो नंबरिंग स्टार्ट होती है कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से ये हो गया 9 मेंबर रिंग। हालांकि ये रिंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसमें 2 रिंग देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल अच्छा बनता है, इसको बोलते हैं, इसमें जो 2 नाम आते हैं एडानीन, एडानीन बोलो, एडिनिन बोलो, एडिनिन एक बात, और दूसरा है गुआनीन, एडानीन और गुआनीन। बॉन्ड की बात करते हैं तो जरा देखो कैसे बॉन्ड देखने को मिलता है। एक डबल बॉन्ड तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे, एक छोड़िए ऐसे, एक छोड़िए, या फिर इसके बाद छोड़िए ऐसे, ये छोड़िए ये छोड़िए, उसके बाद क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका रिंग का। जबकि यहां पर हमें देखने को मिलता है केवल और केवल 6, कितना मिल रहा है बेटा, 6 देखने को मिलता है ऐसा। तो चलो हम इसका 6 का ड्रॉ करते हैं। यहां पर सबसे ऊपर क्या लिखा है बेटा, उसमें कार्बन, ये मेंशन कर दिया कार्बन, फिर क्या है बेटा नाइट्रोजन, फिर क्या है बेटा कार्बन। ये मैं समझा रहा हूं, वैसे वहां आए ना आए वो एक अलग की बात है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इसके साथ ये बन गया। बॉन्ड वैसे बना दोगे, कैसे बना दोगे, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, ये डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नो, ये बन गया रिंग। बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो चलो नंबरिंग की जैसे दे रखी है वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 1, उसके बाद आता है आपका 2, उसके बाद 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। कितना मेंबर रिंग हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया। यहां से ध्यान रखना है, इसमें जो है 2 रिंग्स होते हैं, जबकि यहां पर सिंगल रिंग होता है, 1 रिंग स्ट्रक्चर, 1 रिंग स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि भाई बताओ किसमें कितने रिंग होते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा, छोटा बड़ा कैसा होता है, ये सब आपको वहां से ये देखने को मिल जाएगा ऐसा। अब जो एडेनिन आपने लिखा है ना, वैसे ये नाम भी कहीं आता नहीं है, इसका एक नाम आता है 6 अमीनो, 30 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा होता है, 6 अमीनो प्यूरिन, कहीं नहीं पूछा जाता है। और ग्वानिन का नाम आता है 6, इसकी पोजीशन पर लगा होता है अमीनो ऑक्सो प्यूरिन, 6 अमीनो ऑक्सो प्यूरिन। 2 बातें यहां से हो जाती हैं। ट्रिक कैसे याद करने की मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा होता है एडानिन में पूरी, पूरी में लग जाएगी आग, पूरी तरह आग, ए और जी। तब इसको हम लोग नाम दे देंगे, पूरी बनाती है माताजी घर पे, और उसमें क्या लग जाती है, कई बार उसमें आग लग जाती है बेटा, क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तब इसको नाम देंगे पूरी तरह आग। तो यहीं पर लिख देता हूं इसका नाम, पूरी, पूरी में क्या लग गई है,
आग लग गई है ऐसा। पूरी बोले तो प्यूरिन, एडानिन और गुआनिन। ठीक है जी। जबकि पायरिमिडीन में हमने लगा दिया है कट। क्या लगा दिया है? कट, CUT। इसका ट्रिक बनता है कट। होता क्या है समझो कि जो यूरासिल है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं मिथाइल। क्या ऐड कर देते हैं? बस केवल मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर? 5th पोजीशन पर। तब थाइमिन को ही हम लोग नाम देते हैं 5-मिथाइल यूरासिल। इसका नाम आता है बेटा 5-मिथाइल यूरासिल। ये नाम किसका आता है बेटा? थाइमिन का आता है। किसका आता है बेटा जी? थाइमिन का आता है। बाकी साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। यूरासिल में 5वीं पोजीशन पर आप लगा दोगे। क्या लगा दोगे बेटा जी? आप यहाँ पर लगा देंगे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो उसका नाम बन जाएगा 5-मिथाइल यूरासिल। क्या बन जाएगा बेटा जी? 5-मिथाइल यूरासिल। नाइट्रोजन बेस फिर से बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के, एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन। प्यूरिन नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा। पायरिमिडीन नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा। इसका 9 मेंबर रिंग। कितना रिंग होता है? 2। पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग। कितना रिंग होता है? 1। प्यूरिन का एग्जांपल एडानिन और गुआनिन। पायरिमिडीन का एग्जांपल आपका साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। नाइट्रोजन बेस की कहानी खत्म। इससे पहले मैंने देखा शुगर, अभी देखा मैंने नाइट्रोजन बेस। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आप लोगों का, दैट इज फॉस्फेट। तीसरा टर्म आता है इसका, उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट। केमिस्ट्री से निकल के आता है वर्ड फॉस्फेट। क्या होता है? हम लोगों ने यहां पर लिया, ये बोलते हैं H3PO4। H3PO4 इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा जी? फॉस्फोरिक एसिड। अगर इस फॉस्फोरिक एसिड से हम लोगों ने निकाल दिया 3 हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या रह जाएगा? यहां पर रह जाएगा PO4 3-। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। और इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे, आओ जरा इसको समझ लेते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, सेंटर में कौन आएगा? P, OH, 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 O। एक स्ट्रक्चर तो आपका ये तैयार हो जाता है यहां से। क्या हुआ? H3PO4। या एक और स्ट्रक्चर इसका तैयार होता है बेटा। क्या तैयार होता है? H निकल गया तीनों का तीनों, तो ये H गया, तो यहां पर क्या जाएगा? देखो P, ये वाला O की जगह माइनस, H चला गया, यहां से ले लिया उसने। यहां पर फिर एक और माइनस, यहां पर वंस मोर एक और माइनस, यहां आपका यहां से कुछ नहीं गया। एक स्ट्रक्चर आपका ये बनता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है आपका? फॉस्फेट। ये क्या बना बेटा आपका? फॉस्फेट। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? फॉस्फोरिक एसिड से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो आपके सामने होगी उसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं बेटा जी? फॉस्फेट। ये कहानी आपकी यहां से हो जाती है बिल्कुल क्लियर। क्या हो जाती है बेटा जी? क्लियर हो जाती है ऐसा। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, ये कंफर्म होने के बाद में अगले पॉइंट की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो यहां से क्या बनता है? एक पॉइंट हमने समझा, वो है आपका न्यूक्लियोटाइड। अभी एक पॉइंट और पढ़ते हैं बेटा, वो होता है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड कैसे? एस बोले तो साइड, एस बोले तो 2। इसमें 2 चीजें होती हैं। एस से नाम आता है सेकंड, और सेकंड से नाम आता है, ये तो दूसरे नंबर पर आता है। इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या क्या? मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। क्या नहीं होता? फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। आ जाओ जरा, अगर मैं ऐसा लगा लो, ये बन गई तुम्हारी 5 कार्बन की शुगर, इसके साथ मैंने जोड़ दिया कोई एसिड, अमीनो एसिड। ए सेंटर पे मैंने 2 रिंग बना दिया ऐसे, ये एक और चीज बन गया। ये है आपकी शुगर। कौन है? शुगर। ये कौन है आपका? अमीनो एसिड। ये है आपका नाइट्रोजन बेस, और मान लिया एडानिन है। इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है
ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ऐसा बनाते हैं नाम, शुगर का नाम उठाते हैं फिर उसका नाम जोड़ते हैं ऐसा। तो क्या क्या नाम बनेगा जरा, नाइट्रोजन बेस में देखते हैं। एडानिन के साथ में अगर हमने जोड़ा शुगर, शुगर कौन सा है, दो तरीके से हम इस शुगर को जोड़ने का काम करेंगे। तो इसका नाम बनेगा प्यूरिन है ना, तो ये नाम क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। एडिनोसिन एक बात। दूसरा क्या है, ग्वानिन। ग्वानिन के साथ में अगर आपने शुगर ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, गुआनोसिन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। या शुगर कौन सा वाला है, डीऑक्सी वाला, तो बन जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन बन जाएगा ये ऐसा। ये दोनों हो गए आपके प्यूरिन वाले। बात करते हैं पायरिमिडिन वाले की। अगला है साइटोसिन के साथ में मैंने ऐड कर दिया शुगर, तो ये नाम बन जाएगा प्यारे बच्चे साइटिडीन, पायरिमिडीन। ठीक है। यूरासिल के साथ में आपने ऐड कर दिया शुगर। क्या ऐड कर दिया बेटा जी, शुगर ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, यूरिडीन या डीऑक्सी यूरिडीन। ठीक है, डीऑक्सी यूरिडीन। और लास्ट जो बचता है वो क्या है आपका, थाइमीन। थाइमीन के साथ ऐड किया शुगर, तो क्या बन जाएगा बेटा, पायरिमिडीन से नाम बनेगा थाइमिडीन। क्या बन जाएगा, थाइमिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। ये जो है तीनों के तीनों, ये क्या हैं, ये हैं आपके, दीज आर द पायरिमिडीन्स। ठीक है, ये तो है आपके पायरिमिडीन। और ये क्या है, ये हैं आपके बेटा जी प्यूरिन। ठीक है, ये नाम यहां से बनेगा। ये नाम बने न्यूक्लियोसाइड के। अब साइड और टाइड में क्या डिफरेंस है, साइड में होते हैं दो, एस बोले तो सेकंड, एस बोले तो दो। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तब वहां पर बात करते हैं किसकी, इसकी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आ जाओ जरा। एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहां सीधा नाम ही आता है वैसे तो, कि आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको बताना है, फाइंड करना है इसको, न्यूक्लियोसाइड्स को, न्यूक्लियोसाइड्स को आपको पहचानना है ऐसा। तो नाम लिखते हैं, बताओ जरा। यूरिडीन अभी मैंने बताया, दूसरा साइटिडीन, तीसरा यूरासिल, चौथा थाइमिडीन, ये क्वेश्चन है सारे। पांचवा एडिनोसिन, तो एडानिन का शुगर के साथ बनता है एडिनोसिन, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। थाइमीन का शुगर के साथ में थाइमिडीन बनता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। यूरासिल प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन बेस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होगा। साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना। चलो आगे एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसके बारे में बात करेंगे अभी। चलो एक बार एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ से कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ बेटा जी बॉन्ड। क्या बनाने वाला हूँ, बॉन्ड। कैसा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, है ना, देखा होगा, उसके बारे में बात करते हैं।
एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। मान लो कि पहला ही एसिड आ जाए, ये रहा HO P डबल बॉन्ड O OH OH, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं ऐड कर देता हूं तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, वो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा HO P डबल बॉन्ड O, ये HO और ये भी क्या है आपका HO, ये दो आपका फॉस्फोरिक एसिड जुड़ चुका है। जबकि तीसरा वाला जो है वो अगेन HO P डबल बॉन्ड O OH और HO, ये तीन बॉन्ड जिस तरीके से फॉर्म होगा। अब इसके साथ मैं लगाने जा रहा हूं बेटा, ये मैं लेता हूं यहां से, इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूं, कौन है, ऐसा ले लो, चलो ऐसा ले लो इसको। ऐसा करने के बाद में HO CH2, ये 5वें नंबर का है, ये है आपका, ये है 5वें नंबर का शुगर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पर लगा हुआ है, मान लो हमने बना दिया नाइट्रोजन बेस, एडा नहीं लगा हुआ इधर ऐसा। ठीक है, तो एक तो बात आती है, यहाँ पर जो बॉन्ड मैंने आपको बताया था, ये वाला बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक बॉन्ड तो बन गया आपका ये वाला। ठीक है जी, एक बॉन्ड। अब वहीं से डिफरेंस पता करते हैं, शुगर कौन सा होता है। ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये वाला आपका फिफ्थ कार्बन। ठीक है, आओ क्या होगा कि यहां पर ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका एसिड। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बताया हुआ है कि जब अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो जो बॉन्ड होता है, इसके अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो यहां से जो आएगा ये दोनों यहां से चला जाएगा और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड। ये अल्कोहल और ईस्टर के इससे कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इसको बोलते हैं फॉस्फो क्यों नाम आया, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड था। ईस्टर क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉस्फो ईस्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बना ईस्टर और एसिड की वजह से बना फॉस्फो ईस्टर। तो ये वाला एक बॉन्ड बन गया आप लोगों का फॉस्फो ईस्टर। एक बात, दूसरी बात क्या आती है फिर से कि अब एक और यहां से जाता है, यहां पर क्या होता है, ये बनता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल या हाई एनर्जी बॉन्ड है। और यहां पर क्या नाम बनेगा इसका बताएंगे आपको। एक और बनता है तीसरा वाला, इसको क्या बोला जाता है, ये तीसरा वाला है। तो ध्यान देना, अगर एक मॉलिक्यूल है, एसिड एक होगा, तब इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर दो एसिड जुड़े होंगे तब इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। और जब तीन जुड़े होंगे तब इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना, जिसकी फॉर्म में हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऐसा यहां तक की बात क्लियर हो जाती है। जब यहां तक की बात क्लियर होती है तो पता है क्या होगा, यहां पर तीन बॉन्ड तो आपको दिख चुके हैं, है ना। एक बॉन्ड तो आपका ये बन गया यहां पर ऐसा, एक बॉन्ड तो आपका यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, ऐसा। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन यहां से ये बनता है बेटा कि आपने जो है, आपने क्या किया है, न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में 1, 2 और 3, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं बॉन्ड। कौन कौन सा, नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर के बीच में बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड, अभी देख रहे हो ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसको बोल रहे हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बोले सर नो। तो क्वेश्चन छोटा सा मैं बनाता हूं आपका, यहां से क्वेश्चन का
फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहेगा बेटा, आपको बताना है गिव लोकेशन पूछा है ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो लिंकेज है उसका लोकेशन कहाँ है बेटा, ऐसा बता दो, कहाँ पर बनता है। तो ये जो बनता है, ये बनता है बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली जो शुगर होती है उनके बीच में बनता है भैया जी। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी है उसको देख लेना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। एक बात फिर से बात करते हैं फटाफट। पहला, ये हो गई आपकी शुगर, क्या हो गई बेटा जी, ये तो हो गई आपकी शुगर, ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस शुगर, उसके पीछे मिलने वाला बॉन्ड, ये शुगर हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से बनने वाला फॉस्फेट ग्रुप, क्या बन गया, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज फॉस्फोईस्टर, क्या बोलते हैं, फॉस्फोईस्टर। फिर क्या होता है, जब एक और फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, उसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब 3 फॉस्फोरिक एसिड ऐड है, 1 2 3, मैंने तीनों को अलग अलग कंसिडर किया है, तब एक और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, तब उसको बोलते हैं एटीपी, क्या बोलते हैं, एटीपी। चलो आज इस क्लास को यही ओवर करते हैं, कल फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक।